हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम में। आज मैं यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित आंसर राइटिंग कराने जा रहा हूँ। लेकिन आंसर राइटिंग कराने से पहले हम प्रश्न को समझेंगे और साथ साथ इस प्रश्न में जिस टॉपिक का भी उल्लेख किया होगा उसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर उसको साथ ही में देखेंगे कि उसी टॉपिक को हम क्या फ्रेम्ड कर सकते हैं, कहाँ पर कितने शब्दों को वहाँ पर विभाजित करेंगे, समय की सीमा क्या होगी और ये एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया है वो कब पूछा गया था और किस एग्ज़ाम में पूछा गया। तो टॉपिक आज को उसको पढ़ने के साथ साथ आंसर राइटिंग जैसा हम करते आए हैं, एक ही वीडियो के माध्यम से टॉपिक भी पढ़ लेना और आंसर राइटिंग भी कर लेना, दोनों काम करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक क्या है उसको जानने के लिए पहले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या है और उसके बाद फिर हम इसको हल करने का तरीका देखेंगे। देखिए जो प्रश्न है यहाँ पर ये कहता है कि सरकारी कार्यकलापों के लिए सर्वरों की क्लाउड होस्टिंग बनाम स्वसंस्थागत मशीन आधारित होस्टिंग के लाभों और सुरक्षा निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। किसकी बात कर रहा है? सरकारी क्रियाकलापों में किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग? सर्वरों की क्लाउड होस्टिंग बनाम स्वसंस्थागत मशीन आधारित होस्टिंग। दो अलग अलग तरीके के यहाँ पर तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, दो अलग अलग प्रकार के चीज़ों के प्रयोग के बारे में बात की जा रही है और इन दोनों से जुड़े हुए लाभों और सुरक्षा निहितार्थों पर हमें चर्चा करनी है। तो सरकारी जो क्रियाकलाप हैं, जो संस्थान हैं, जो कार्यालय हैं, वहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को संचालित करने के लिए क्या हमें क्लाउड होस्टिंग का प्रयोग करना चाहिए या स्वसंस्थागत मशीन आधारित होस्टिंग का प्रयोग करना चाहिए? इनमें से कौन सा बेटर है? इनके लाभ क्या हैं और इनके चुनौतियां क्या हैं इनके समक्ष? इनके पक्षों को रखते हुए निष्कर्ष में आपको ये बताना है कि आप किससे ज़्यादा सहमत हैं या दोनों सहमत नहीं हैं या दोनों सहमत हैं। तो एट द लास्ट आपको निष्कर्ष में बताना है। तो उसको जानने निष्कर्ष में आप जो लिखेंगे उससे पहले आपको ये जस्टिफाई करना है कि किसमें क्या समस्याएं हैं, किसमें क्या लाभ है। चलिए, शब्दों की सीमा 200 है। शब्दों की सीमा 200 है। समय है 9 मिनट, क्योंकि वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए आपको पता है। एग्ज़ाम यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2015 में पूछा गया था। प्रश्न पत्र आपको पता है, तृतीय प्रश्न पत्र में आता है। विषय कौन सा है? विज्ञान एवं तकनीकी है। और उपविषय कौन है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, क्लाउड होस्टिंग, स्टोरेज इत्यादि को लेकर संप्रेषण, संचार क्रियाकलाप इत्यादि हैं। इसमें कंप्यूटर को भी ऐड कर सकते हैं, कंप्यूटर, क्लाउड होस्टिंग इत्यादि को। तो चलिए, प्रश्न समझ लिया, क्या क्या लिखना है, क्या क्या जानना है ये भी समझ लिया। शब्दों की सीमा, क्वेश्चन, वर्ड्स सब समझ लिया। तो अब बात आती है पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप उत्तर जब लिखना शुरू करेंगे वहाँ पे आपको भूमिका आनी होगी। तो भूमिका के संदर्भ में थोड़ा सा बांध लेते हैं। तो भूमिका हमें यहाँ पर इस विषय विशेष को ही जस्टिफाई करते हुए प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्लाउड होस्टिंग को लेकर, सर्वर होस्टिंग के बारे में और स्वसंस्थागत के बारे में, उसके लाभ हैं दोनों पक्षों को लेकर, तो मुख्य भाग में काफ़ी सारा मैटर हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा कुछ यहाँ पर हमें भूमिका में अलग से नहीं लिखना है, हम सीधे विषय को आधार बनाकर ही लिखना शुरू कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने भी यहाँ पर अपने उत्तर में यहाँ पर विषय की जानकारी देते हुए सीधा अपनी प्रारंभ कर दिया अपनी भूमिका को। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्लाउड होस्टिंग होती क्या है। तो देखिए, क्लाउड होस्टिंग सेवाएं आभासी सर्वर का उपयोग करती हैं जिनका प्रबंधन कंप्यूटर सर्वरों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो क्लाउड होस्टिंग क्या होता है? कंप्यूटर आधारित सेवाएं, अर्थात क्लाउड होस्टिंग सेवाएं जो कि कंप्यूटर के द्वारा प्रबंधित की जाती हैं, कंप्यूटर के द्वारा प्रबंधित की जाती हैं, कंप्यूटर सर्वरों के द्वारा इनका संचालन किया जाता है। ये सर्वर सेवाएं विभिन्न इंटरनेट से प्राप्त की जाती हैं, अर्थात इंटरनेट के माध्यम से आप ये सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी प्राप्त कर सकता है इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर ऐसा ये सेवाएं प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भुगतान करना पड़ता है। जैसे गूगल का आप क्लाउड स्टोरेज लेते हैं
वहाँ पर आप फ़ोन खरीदते हैं तो वहाँ पर वो 15 GB का क्लाउड स्टोरेज देता है। 15 GB जैसे पूरा हो गया वैसे ही वो क्या करता है, चार्ज मांगना शुरू करता है कि आप वहाँ पर पेमेंट देंगे तभी आपके स्टोरेज फुल हो चुका है, वहाँ पर आप चार्ज करिए, उसके बाद ही आपको आगे का स्पेस मिलेगा, जहाँ पर आप इंटरनेट के माध्यम से अपनी सेवाओं को वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें वहाँ पर उसको वहाँ से वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो क्लाउड होस्टिंग के माध्यम से वहाँ पर अपनी चीज़ों को आप संचालित कर सकते हैं, वहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, वहाँ प्राप्त कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, सभी सेवाएं आप क्लाउड स्टोरेज पर इंटरनेट के माध्यम से संचालित कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज सेवाएं को समझ गए होंगे। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। कैसी सेवाएँ हैं? आभासी सर्वर आधारित सेवाएँ हैं। संचालित कौन करता है? कंप्यूटर द्वारा संचालित करता है। प्राप्त कैसे होती हैं? इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होती हैं और इसके लिए आपको भुगतान करना पड़ता है। बस इतना ही है। इतना सारा कुछ लगभग सारी जानकारी आपकी हो गई। अगली बात आती है, अब हमें मेन पॉइंट पे आ जाना है जो कि क्वेश्चन डिमांड करता है। क्वेश्चन ने डिमांड किया था कि क्लाउड होस्टिंग सर्वर के लाभ और उसके निहितार्थों की जानकारी देनी है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें लाभ क्या क्या है। सबसे पहली बात लचीलापन है। क्लाउड होस्टिंग सर्वर में सबसे अच्छी बात है उसका लचीलापन होना। लचीलापन से क्या मतलब है कि कोई भी फेरबदल आसानी से आप कर सकते हैं। इंटरनेट पर है, आप आसानी से कोई भी जानकारी उसमें से फेरबदल कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, फेरबदल जो भी आप करना चाहें। आपदा प्रबंधन के समय कोई भी ट्रेजेडी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो वहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि आपको अपना डाटा लेकर कहीं फाइल लेकर कागज़ लेकर इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है नेट पे पड़ा है, आप कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपका कोई भी डाटा, यहाँ पर किसी भी सूचना को सुरक्षित रखना आसान है। आपदा प्रबंधन, आपदा के समय वहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपका कोई भी डाटा उसमें नष्ट होने वाला नहीं है। तीसरा है सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का प्रबंधन। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जो प्रबंधन प्रयोगकर्ता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। हमसे यहाँ पर डायरेक्टली कोई नहीं कि वहाँ पर हमें कंप्यूटर संचालन करना है, कंप्यूटर के लिए रखना है, नेटवर्क स्थापित करना है वहाँ पर, या फिर उसमें सारे सॉफ्टवेयर को चेंजेस करना है, नए उसमें डालना, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें अपने फ़ोन से गए, नेट पे गए, सीधा वहाँ पे एक्सेस किया और आपको जीमेल डाला और सीधे एक्सेस करके काम अपना चालू कर दिया नेट का प्रयोग करके। हमें कोई वहाँ पर मतलब नहीं कि उसके लिए आपने कौन सी मशीनें लगानी, कौन सी हटानी है, कौन सी उसमें जोड़नी है। वो सब उस कंपनी काम है जो आपको क्लाउड होस्टिंग सेवाएं दे रही होंगी। सुरक्षा, प्रत्यक्ष पहुंच ना होने के कारण वास्तविक डेटा को क्षति नहीं है कि यहाँ पर डायरेक्टली आप स्वयं वहाँ पर उसकी पहुंच आप मतलब प्रत्यक्ष कोई पहुंच वहाँ पर किसी की होती नहीं है। वहाँ पर अप्रत्यक्ष तरीका है, आभासी तरीके से प्राप्त होता है, वास्तविक तरीके से वहाँ होता नहीं है। तो वहाँ पर आपके किसी प्रकार की क्षति होने की आशंका आपके द्वारा वहाँ पर नहीं होती है। कहीं से भी कार्य करने की स्वतंत्रता, जैसे मैंने कहा कि डाटा का एक्सेस करना है, इंटरनेट के माध्यम से चलना है, तो चाहे आप दिल्ली से एक्सेस कर रहे हो तो भी चलेगा, मुंबई से एक्सेस कर रहे हो तो भी चलेगा, आप अमेरिका चले जाइए वहाँ से अपने डाटा को एक्सेस करिए, वहाँ से भी काम करेगा। तो कहीं से भी एक्सेस करिए, वहाँ पर कहीं से भी आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। कहीं भी कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, कोई वहाँ पर प्रतिबंध नहीं होता है, कोई भी वहाँ पर आपकी समस्याएं नहीं होंगी। पर्यावरण मित्र, यहाँ पर जब आप इसका प्रयोग करेंगे तभी यहाँ पर ये डाटा को यहाँ पर ऊर्जा की खपत होती है, अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर आपकी बहुमूल्य ऊर्जा की बचत होती है, जिसके कारण यहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट की स्थिति भी बेहतर होती है और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता है। लेकिन हर अच्छी चीज़ के साथ साथ कुछ बुरी चीज़ें भी ज़रूर होती हैं। जहाँ पर हम क्लाउड होस्टिंग सर्वर की यहाँ पर हमने देखा कि कई सारी अच्छी चीज़ें इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी आपको देखने को मिलती हैं। समस्याएं क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। सुरक्षा एवं गोपनीयता का मुद्दा। सुरक्षा गोपनीयता का मुद्दा वर्तमान समय में अगर आप देखें तो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जो भी डेटा का पॉलिसीज़ हैं, वो सब के सब ज़्यादातर विदेशी कंपनियाँ हैं। गूगल को देख लीजिए, वो आपको अमेरिकी कंपनी है, जो भी आप डाटा एक्सेस करते हैं वो अमेरिका में जाकर वहाँ पर स्टोर हो रहा है। तो विदेशी संस्थान है जिसका एक्सेस वो कहीं से भी कर रहे हैं, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। अभी आपने भारतीय सरकार के द्वारा 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया, जिसमें टिकटॉक एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जहाँ पर किया गया था कि आपका जो भारतीय डेटा है वो चाइना में वहाँ स्टोर होता है, वो उस डाटा का प्रयोग अपने संदर्भ करते हैं। तो वहाँ पर आपकी जो जानकारी है, जो सुरक्षा है, गोपनीयता है, वो किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ में जो कंपनी का संचालन कर रहा है और उस डाटा का प्रयोग करता है, तो सुरक्षा गोपनीयता आपकी वहां पर खत्म हो जाती है। निजता संबंधी जो मामले हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं। सेवा में व्यवधान, यदि किसी प्रकार की कोई रुकावट आ जाए, यदि इंटरनेट स्लो पड़ जाए, तो वहां पर क्या होता है, आपने अपनी ही
जानकारी को, अपनी ही चीज़ों को आप एक्सेस नहीं कर सकते यदि आपका इंटरनेट स्लो है या कंपनी का क्लाउड होस्टिंग वहाँ पर स्लो पड़ जाए तो उसके कारण क्या होता है, आप सेवाओं को स्वतंत्र तरीके से संचालित फिर नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त साइबर हमला हो जाए तो हैकिंग इत्यादि की प्रॉब्लम हो जाए तो आपका सारा डेटा कोई अन्य व्यक्ति वहाँ पर हैक करके फिरौती इत्यादि की मांग कर सकता है, उसको सार्वजनिक करने की मांग कर सकता है, या एटीएम इत्यादि की अगर जानकारी है तो वहाँ पर उससे आपकी पैसे इत्यादि को भी आसानी से निकाला जा सकता है, जो आमतौर पर आजकल हम देखने को मिलता रहता है। तो इस तरह की स्थितियां हैं जो क्लाउड सर्वर के माध्यम से आपको देखने को मिलते हैं। कई बार फेक स्कैम कॉल भी आती हैं, जिसका भी कहीं ना कहीं कारण यही होता है, क्योंकि क्लाउड होस्टिंग के माध्यम से आपकी सारी जानकारी नेट पे होती है और वहाँ से कोई भी थोड़ी बहुत जानकारी लेकर के आपको वहाँ पर एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई देखी जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर ये तो सारा क्लाउड होस्टिंग की बात हो गई। अगली जो बात है यहाँ पर स्वयं संस्थागत मशीन आधारित होस्टिंग। स्वयं संस्थागत मशीन आधारित होस्टिंग में क्या क्या है इसको अब देख लेते हैं। इसमें लाभ है और हानि है। लाभ क्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। पहला लाभ यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो ये है कि डाटा व सूचनाओं तक प्रत्यक्ष पहुँच होती है। लेकिन पहले आपको मैं ये समझाऊं, स्वयं संस्थागत मशीन आधारित होस्टिंग का मतलब है कि कोई भी जो कंपनी है वो स्वयं अपनी मशीन को आधारित अर्थात कंपनी को स्थापित करे और कंपनी को स्थापित करने के पश्चात वही आपके अपने डेटा का वहाँ पे संचालन करे, उसको देखभाल करे, वो हार्डवेयर लगाए, सॉफ्टवेयर लगाए, सब चीज़ वही करे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस कंपनी का डाटा तक एवं सूचनाओं तक प्रत्यक्ष पहुँच होगा, क्योंकि वहाँ पर कंपनी का सीधा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव रहेगा। तो ये उसको लाभ है। डाटा को सुरक्षित रखना आसान, क्योंकि डाटा संस्था के पास रहेगा। तो किसी तीसरे कंपनी के पास, किसी विदेशी संस्था, किसी विदेशी व्यक्ति के पास डाटा नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर गोपनीयता और सुरक्षा वाला जो मुद्दा था वो खत्म हो जाएगा, ये आप ही के पास बना रहेगा, तो वहाँ पर ये आपके सिक्योरिटी बनी रहेगी। तीसरा, इंटरनेट या नेटवर्क पर निर्भरता आपकी कम रहेगी। तो यहाँ पर डाटा आपके पास है तो हर बार आपको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस कि आप अपना जो भी संस्था कंप्यूटर इत्यादि को ओपन करके वहाँ अपने डाटा को आप प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वहाँ पर इंटरनेट की भी उतनी निर्भरता आपकी कम रहती है, ज़्यादा वहाँ पर आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती हुई दिखाई देती है। तो स्वयं संस्थागत अर्थात कंपनी के द्वारा स्वयं अपनी संस्थान स्थापित करे, जहां पर वो स्टोरेज इत्यादि को विकसित करने को लेकर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, नेट इत्यादि के माध्यम सारी चीज़ों को वो स्थापित करता है और उसके माध्यम से अपने डाटा को स्टोर करता है या दूसरे लोगों को डाटा प्रोवाइड कराएगा और वहाँ पर अपनी चीज़ों को वहाँ पर स्वयं देखेगा। अब सरकारी क्रियाकलाप हैं, कार्य हैं। अब यहाँ पर जितने भी पुलिस स्टेशन वो अपना जैसे NIC वहाँ पर होता है, नेशनल इन्फॉर्मेशन आपका सेंटर है, वो वहाँ से रिलेटेड भारत सरकार से रिलेटेड जितने भी जो भी क्रियाकलाप, जो भी गोपनीय जानकारी होती है, जो भी क्रियाकलाप संचालित करने होते हैं, जो भी फॉर्मेशन क्रिएट करने, जो भी वहाँ पर भारत सरकार के लिए ऐप इत्यादि बनाना होता है, वो उन्हीं के थ्रू बनते हैं, ताकि वहाँ पर उसकी जो जानकारी है वो भारत सरकार के पास रहे, किसी अन्य पक्ष के पास ना जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर डाटा व सूचनाओं तक प्रत्यक्ष पहुँच को सुनिश्चित करना आसान होता है। डाटा को सुरक्षित रखना आसान है, क्योंकि डाटा संस्था के पास रहता है और इंटरनेट या नेटवर्क पर निर्भरता आपकी कम रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके साथ साथ हानियाँ भी आपको देखने को मिलती हैं। हानियाँ भी हर एक मुद्दे के साथ जुड़ी हैं। पहले अगर देखें, यदि आप स्वयं की एक संस्था डेवलप करेंगे जहाँ पर आपको अपनी जानकारी को अपने ही पास रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको अधिक पूंजी निवेश करना पड़ेगा। पूंजी निवेश किस लिए करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे क्यों लगाने पड़ेंगे? आधारभूत ढांचे के लिए। आधारभूत ढांचे के लिए अर्थात पहले तो पूरी कंक्रीट की, मिशन स्टील की पूरी एक कंपनी खड़ी करके एक संस्थान आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसमें हार्डवेयर लगाने पड़ेंगे, फिर उस हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे जो वहाँ पर सारा काम करेगा। तो इन सब के लिए आपको अच्छा खासा जो होता है निवेश करना पड़ेगा। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट है, इसमें आपदा या दुर्घटना की स्थिति में अधिक नुकसान होगा। आपदा आ सकती है, बाढ़ आ गए, भूकंप आ गया अगर, या फिर वहाँ पर बिजली इत्यादि के चक्रवात हो गया, तो वहाँ पर हो सकता है आपकी पूरी कंपनी की क्षति हो जाए, वहाँ पर जितना डाटा था वो सबका सब नष्ट हो जाए, तो वहाँ पर नुकसान होने की आशंका आपके पास ज़्यादा रहेगी। आग लग गई तो वहाँ का पूरा चला गया। विशेषज्ञ टीम की आवश्यकता संचालन हेतु, यहाँ पर आपको स्वयं हायर करने होंगे स्पेशलिस्ट लोगों को, जो कि वहाँ पर आपके क्रियाकलापों को, इंटरनेट को, कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को सब समझते हों, उसको ठीक करने वाले हों, उसको वहाँ पर कोई समस्या है तो उसे वहाँ पर उसके ठीक करें, हैकिंग इत्यादि को वहाँ पर आपको बचा कर रखें, आपके संस्थान को, इंटरनेट को वहाँ पर उस कैसे काम का यूज़ करना है और डाटा को कैसे सेफ और सिक्योर रखना है। हर एक काम के लिए वहाँ पर आपको विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी, तो आपको और भी पूंजी डालनी होगी और भी लोगों को हायर करना पड़ेगा।
किसी परिवर्तन के दौरान सेवाएं बाधित, मान लीजिए आपको वहाँ पर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर चेंज करना है, मेन सेंटर से अगर आपको चेंज करना है तो आपको पूरी की पूरी सेवाएं बाधित रहेंगी जब तक वहाँ पर आपको चेंज नहीं कर देते हैं। तो काम एक जगह परिवर्तित करना है, उससे पूरे संस्थान में काम कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए बंद रहेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्रियाकलापों हेतु सॉफ्टवेयर सुरक्षा अपडेट से तकनीकी व्यवधान, तो आपको मान लीजिए अपडेशन ही करना पड़ेगा, अपडेशन करना पड़ेगा तो नई तकनीकी को लगाना पड़ेगा, नई चीज़ों को उसमें लगाना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पर कुछ देर के लिए काम रोकना पड़ेगा, तो उसके कारण आपको तकनीकी व्यवधान आएगा। और ऐसा होता है कई बार आप सुनने को मिलते हैं कि व्हाट्सअप 3 घंटे के लिए बंद रहा, यहाँ पर सर्वर डाउन रहा, इस तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिलती होंगी। तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं जब भी कोई नई चेंजेस आते हैं, कुछ नया परिवर्तन होता है, या इंटरनेट आपका डाउन होता है, या सॉफ्टवेयर में कोई परिवर्तन के हार्डवेयर में कोई खराबी आ गई, तो उसके कारण आपकी सेवाएँ जो होती हैं बाधित होती हैं। तो यदि कंपनी या सरकार अपनी स्वयं की कोई संस्था खड़ी करती है और उसके माध्यम से अपने क्रियाकलापों को संचालन करना चाहती है, तो वहाँ पर उसके सामने इस तरीके की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं, जो कुछ लाभ भी हैं, ऐसा नहीं है नुकसान है, कुछ लाभ भी हैं आपको, और वहाँ पर कोई अपने अपने नुकसान भी हैं। तो यहाँ पर सरकारी क्रियाकलापों को लेकर, चाहे आप क्लाउड होस्टिंग सर्वर का प्रयोग करना चाहें, चाहे आप स्वयं संस्थागत होस्टिंग को अपनाना चाहें, दोनों ही स्थितियों में कुछ लाभ हैं और कुछ हानि हैं। तो जब आपको ये पता चल गया कि क्लाउड होस्टिंग क्या होती है, इसके लाभ हानि क्या हो गए, स्वयं संस्थागत होस्टिंग क्या होती है, इसके अपने लाभ हानि क्या हैं, तो आपको निष्कर्ष कैसा लिखना चाहिए। तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक निष्कर्ष, एक संतुलनकारी निष्कर्ष बता दीजिए, एक सुझावात्मक निष्कर्ष बता दीजिए। कह सकते हैं आप कि उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि संस्था व कंपनी की आवश्यकता अनुसार सेवाओं का चुनाव उचित होगा, क्योंकि कोई भी तकनीकी एवं सेवा न ही पूर्णतः लाभकारी होती है और न ही पूर्णतः हानिकारक होती है। तो कहने का मतलब ये आपने उन पर छोड़ दिया है कि जैसी संस्था होगी वो अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी तकनीकी संस्था या व्यवस्था का चुनाव कर सकती है। ये संस्था ज़्यादा छोटी है तो वहाँ पर वो इतने बड़े निवेश को अपनाए नहीं, बल्कि क्लाउड या सर्वर होस्टिंग का प्रयोग कर सकती है। और यदि यहाँ पर संस्था बहुत बड़ी है और काम वहाँ पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसे संचालित करना है, तो और सुरक्षा का मुद्दा वहाँ पर आता है, तो वहाँ पर आपको अपनी कंपनी ही डाल देनी चाहिए। एनआईसी जैसी संस्थाएँ हैं जो उनको वहाँ पर आपको हायर करना चाहिए, बड़े स्तर पर निवेश करके डाटा को सुरक्षित रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप एक निष्कर्ष में संतुलनकारी दृष्टिकोण अपनाते हुए और चीज़ों को बता सकते हैं। तो ये तो हो गया, भूमिका हो गई, मुख्य भाग हो गया, निष्कर्ष हो गया। टॉपिक को हमने पढ़ लिया, क्लाउड होस्टिंग समझ लिया, स्वयं संस्थागत होस्टिंग समझ लिया, उसके लाभ और हानि के पक्षों को दोनों को समझ लिया। अब एट द लास्ट यहाँ पर शब्दों की संरचना को समझाना रह गया। शब्दों की संरचना में हमारे पास कितने शब्द थे? 200 शब्द थे। तो चलिए इन 200 शब्दों को विभाजित करना शुरू कर देते हैं और इसको लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भूमिका आती है। भूमिका देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा शब्दों को देने की कोशिश भी नहीं करूँगा। मैं इसके लिए यहाँ पर भूमिका के लिए 35 शब्द दूंगा। 35 शब्द सफिशिएंट है, 30 से 40 होगा, मैंने एवरेज यहाँ 35 ले रखा है। इसके बाद बात आती है दूसरे पॉइंट में, मुख्य भाग के पहले पार्ट में। मुख्य भाग के पहले पार्ट में मैंने क्लाउड होस्टिंग सर्वर के बारे में जानकारी दी है, लाभ और हानि के संदर्भ में। ये बहुत बड़ा पोर्टल नहीं दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी यहाँ पर इसको मैंने 60 शब्द दे देते हैं इसको। इसके बाद सेकेंड पार्ट आता है। सेकेंड पार्ट में यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें और भी आ जाती हैं, तो इसको हमने यहाँ पर 70 शब्द दे दिए, या दोनों को आप 65 दे सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम चलेगा। तो 130 शब्द मैंने यहाँ पर दे दिए, 35 मैंने भूमिका को दे दिए, टोटल 165 हो गया। 35 शब्द आपके और बचते हैं, तो लास्ट में आप भूमिका को अपनी यहाँ पर अपने निष्कर्ष को भी 35 शब्द दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने शब्दों का विभाजन इस उत्तर में कर सकते हैं और आपका उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 200 शब्दों में आप आसानी से अपने उत्तर को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज के प्रश्न में हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तत्वों और प्रश्न को देखा, साथ ही उससे संबंधित जो टॉपिक था उसको यहाँ पर पढ़ा हमने। आप भी इस प्रश्न को लिखने का जो उत्तर प्रारूप था उसको मैंने डिफाइन कर दिया है। आप इस प्रश्न के उत्तर को अपने स्तर पर लिख सकते हैं, थोड़ा कहीं विस्तार कर सकते हैं, थोड़ा संतुलन कर सकते हैं। शब्दों की सीमा को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नए टॉपिक में, नए विषय के साथ। कुछ नई चीज़ों पर चर्चा करें, कुछ नई चीज़ों को पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जो भी समस्याएं उनको सॉल्व करते रहिए, जो भी चीज़ें हैं उसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच।